नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं महामैराथन, मान लो कि साइंस का ये महामैराथन निचोड़ा हुआ क्वेश्चन है। निचोड़ा हुआ साइंस का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, इतना वीवीआई है कि मत पूछो, एग्जाम में लड़ना ही लड़ना है। इतना अगर रट के चल जाइएगा तो लड़ना ही लड़ना है, इतना ही मात्र काफी है। जो दे रहे ये साइंस के लिए रामबाण है, इससे बाहर नहीं आ सकते। क्वेश्चन को पूछना ही पूछना है, जैसे पूछे उल्टा पूछे, उल्टा पूछे, जैसे पूछे पूछना ही पूछना है, लेकिन पूछ ही देगा। ठीक है, तो हम ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस। ठीक है, और साइंस में क्या पढ़ने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो साइंस में हम लोग पढ़ेंगे 50 वीवीआई क्वेश्चन को, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं 50 में। 50 में आप कितना सही करते हैं वही देखते हैं, आप में कितना ताकत है और साइंस हब में कितना ताकत है। आगे बढ़ते हैं, हम इस वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला हम एक शब्द आप लोगों के बीच में रखेंगे कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। बोला गया है कि हमारा भविष्य जो निर्माण होगा, भविष्य जो निर्माण होगा वर्तमान से ही होता है। हम वर्तमान में जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा भविष्य में हमारा भविष्य बनने वाला है। वर्तमान में क्या करेंगे हम, भविष्य में जो हमारा काम होगा वो वर्तमान पर ही होगा। वर्तमान में जैसा कर्तव्य करेंगे वैसा भविष्य मेरा बनने वाला है। इसलिए हम अपने लक्ष्य पर काम करो, अभी ही अपने लक्ष्य पर काम करो। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा भविष्य जो बनेगा वर्तमान काम से ही बनेगा। अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं, 10th में जैसा मेहनत करेंगे वैसा ही हमको मेरा भविष्य बनने वाला है। ठीक है, और तो आप लोग आज से ही, अभी से ही काम करना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो। बहुत समय कम बचा हुआ है। चलते हैं, आज चीरते फाड़ते हुए चलते हैं, ना लेट करते हुए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? क्या होता है? R बराबर 2F, F बराबर R, F बराबर F 2/R या R बराबर F बटे 2। सुनिए, हम लोग क्या पढ़े थे? F बराबर R बटे 2, यही ना पढ़े हैं? यही ना पढ़े हैं? तो F बराबर R बटे 2, तो कोई भी ऑप्शन में F बराबर R बटे 2 है ही नहीं। तो क्या करेंगे भाई, नीचे में एक मानेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। तो R बराबर 2F किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बउआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और शेयर कीजिएगा तो ही हम पूरा सीरीज को ले पाएंगे। अगर मेरा हौसला बना रहेगा तो ही पूरा सीरीज लेंगे, अगर हौसला नहीं बना रहेगा तो पूरा सीरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। तो आप ही लोग मेरा हौसला को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, लोगों तक भेजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के एक नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है या 4 नियम? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इसको बनाने के लिए हम एक परावर्तक सतह लेंगे। ठीक है, और ये आपतित किरण है, और ये अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है। देखिए, है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात 2 नियम। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिट्ठी का प्रतिबिंब सीधा है और बढ़ता जा रहा है, तो चिट्ठी की गति किस दिशा में होगी? देखिए, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में चिट्ठी कहां पर रखें कि वो जा रहा है, सीधा है? देखिए, वो जो जाएगा फोकस से अगर फोकस से ध्रुव की ओर जाएगा, इसका प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होगा, और क्या होगा? सीधा ही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 2024 से पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है?
परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण और अपवर्तन के कारण। समझिएगा, कुछ बादल का रंग उजला जो होता है किस वजह से होता है? इसका कारण है प्रकीर्णन के कारण। किस कारण? प्रकीर्णन के कारण उजला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश बोलो आवेश कूलम, आवेश बोलो तो कूलम, आवेश बोलो तो कूलम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई नहीं, कोई गैस नहीं। देखिए, विद्युत जो बल्ब होता है, अभी का बल्ब नहीं, जो पहले बल्ब लगता था लाल वाला, जिसको धुआं बल्ब बोलते ना, 100 वाट वाला जो बल्ब आता था पहले, उस बल्ब में गैस भरा होता था। कौन सा गैस? तो निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस बोलो। इसमें हीलियम, आर्गन, पोटेशियम, सॉरी हीलियम हो गया, सब वगैरह होता है, आर्गन वगैरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम निहित है वी आर बराबर आई में, वी बराबर आई आर में, आई भी बराबर आर में, आर बराबर भी में। ध्यान समझिएगा, ओम का नियम क्या कहता है? आर बराबर भी आई या आई भी। क्या है? आर बराबर भी आई। ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे उस नेत्र में कौन सा रोग होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धानता। समझिएगा, वैसी दृष्टि दोष जो निकट की वस्तु को साफ साफ देखे, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखे, तो निकट दृष्टि दोष होता है। और ठीक है, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका जो आंसर होगा, तो हम बता रहे थे कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जो जिसको देखेगा वही दृष्टि दोष होता है। ये क्या बोला? निकट को नहीं देख सकता है, दूर को देख सकता है। जो दूर को देख सकता है तो दूरदृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर निकट को साफ साफ देखेगा, दूर को नहीं देखेगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 550 nm होता है, 380 nm होता है, 100 nm होता है, 760 nm होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है 380 nm होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बउआ? देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? कांच की सिल्ली को, उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, प्रिज्म को। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए प्रिज्म का हम उपयोग कर सकते हैं, कांच की सिल्ली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उत्तल लेंस को नहीं कर सकते हैं, अवतल दर्पण को नहीं कर सकते हैं। वो ओनली फॉर क्या होगा? अवतल सॉरी प्रिज्म होगा। तो आप लोग बताइए, हम 10 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं? कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं? जल्दी फटाफट बताइएगा। ठीक है, पूरा साइंस है बाबू, पूरा साइंस है, पूरा साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है ना? ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी यही क्वेश्चन तो है। चलिए बहुत अच्छा है, सही रेशियो है। क्वेश्चन है, वायु में अभिसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जो अभिसारी लेंस जो होते हैं वो कौन सा लेंस होते हैं? कांच का उत्तल लेंस जो है वायु में अभिसारी लेंस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखिए अवतल लेंस के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? समझिएगा, अवतल लेंस के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी होता है। समझिए, तो अवतल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, छोटा तो होता ही होता है, सीधा भी होता है, क्योंकि वो काल्पनिक बनाता है, क्योंकि काल्पनिक बनाता है। तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। समझिएगा कि डायनमो से जो धारा प्राप्त होती है, डीसी भी प्राप्त होता है और एसी भी प्राप्त होता है, दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, टेस्ला, फेराडे, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला यानी तसला, तसला बुझते हो? जो हम लोग के घर में खाना बनता है ना, भात जिसमें बनता है, भात बुझते हो ना, चावल जिसमें बनता है ना, वही टेस्ला यानी तसला है। चलो आगे, पवनों का देश कहा जाता है? भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश मतलब क्या हुआ? पवन चक्की लगा हुआ है, तो किसको पवनों का देश कहते हैं? तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बोला कल्पक्कम जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो स्थित है वो कहां पे है बउआ? वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां है? तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी हरे पौधे जो होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं। क्या कहते हैं? खुद से भोजन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। बोला गया है कि तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो कहते हैं बउआ रे, न्यूरॉन कहिए। की कहिए? न्यूरॉन कहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग हार्मोन, पाचक रस, पाराथायराइड हार्मोन। समझिएगा, एंड्रोजन जो है वो नरलिंग हार्मोन है। नरलिंग, नरलिंग मतलब क्या हुआ? ये एंड्रोजन जो है, नर का जो लिंग होता है उसी का यह वर्धक होता है। लिंग को विकास करने वाला हार्मोन होता है, वो कौन होता है? ये एंड्रोजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा नरलिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषक की कमी। समझिएगा, एड्स जो रोग होता है वो एड्स रोग होने का रीजन क्या है? प्रॉब्लम, वजह क्या है? तो एड्स रोग होने का वजह है असुरक्षित यौन संबंध। क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क से एड्स की बीमारी होती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कभी भी असुरक्षित यौन संपर्क ना करें, सुरक्षित संपर्क करें। ठीक है, सुरक्षित संपर्क करें, क्योंकि सुरक्षा अपने आप सुरक्षा हो ले तो ही यौन संपर्क करें। इसका बहुत सारा उपाय है, उपाय तो बताएंगे नहीं। ठीक है, जब हम सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना जनन में, तो वहां पर हम बताएंगे। जब हम क्रैश कोर्स का जनन चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर आपको खुल्लम खुल्ली पाटे पाठ बता देंगे, बौखने को जरूरी नहीं है, वहां समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से। देखिए, गर्भाशय ये स्त्री का पार्ट है, अंडाशय भी स्त्री का पार्ट है, तो क्या होगा? पुरुष का पार्ट वृषण है, वृषण में बनता है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। देखिए, समझना है कि पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? तो सभी मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर स्त्री है तो इसमें भी 46 गुणसूत्र होगा।
कौन कौन? एक्स एक्स ये होगा 22 जोड़ा, ठीक है, और दो को होगा एक्स एक्स, दो क्या होगा? एक्स एक्स। और पुरुष अगर है तो पुरुष में भी क्या होगा? 22 जोड़ा एक्स एक्स होगा और एक होगा एक्स वाई। और ये जो एक्स वाई है यही लिंग निर्धारण का काम करता है। अगर स्त्री का एक्स क्रोमोसोम और पुरुष का एक्स क्रोमोसोम मिल जाए तो क्या बनेगा? पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा? लड़की होगी, होगा नहीं, होगी, ठीक है। और एक्स स्त्री का क्रोमोसोम एक्स मिल जाए और पुरुष का वाई मिल जाए, बच्चा पैदा होने वाला क्या होगा? एक्स वाई होगा, अर्थात लड़का पैदा होगा। ये बात गांठ में बांध लीजिए। तो इसका मतलब क्या? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? तो पूर्ण जोड़ा, इसमें पूर्ण जोड़ा है ना, पर जोड़ा है स्त्री में, इसका तो जगह स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। समझ में आ गया है? सभी लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे और जो लाइक नहीं किए वो फटाफट लाइक कर देंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, चलते हैं इसमें कितना पावर देखने के लिए। चलिए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय। इनमें से कोई नहीं। बोला गया है कि जनन मादा जनन तंत्र में दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त, दोनों बोला दोनों अंड वाहिकाएं मिलकर संयुक्त होकर एक लचीली एक थैली नुमा का संरचना करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको गर्भाशय कहते हैं, उसको गर्भाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 क्वेश्चन जानने से पहले आप लोग से अनुरोध है, कृपया आप लोग अपना सजेशन मुझे भेजें कि आपको हम 25 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो 25 क्वेश्चन में आप कितना सही किए, इस सजेशन को भेजें, फटाफट भेज दीजिएगा। तब तक हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कितना सही किए हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। मां के रुधिर में पोषण मिलता है, मतलब मां के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो मां के रुधिर से पोषण किसको मिल सकता है? जो मां के गर्भ में बच्चा होगा, जो भ्रूण होगा उसी में मिलेगा। इसका आंसर क्या जाएगा? भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। रुधिर का मतलब खून होता है, ठीक है। जनन कितने प्रकार के से होते हैं? 2, 3, 4, 1। जनन जो है कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। जनन 2 प्रकार से होते हैं, एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, है ना, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें सभी। देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि डेंगू मच्छर जो है डेंगू उत्पन्न करता है, ठीक है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल में रहते हैं, तो ये जो है साफ जल में रहता है। किस जल में? साफ जल में, फ्रिज वगैरह में घुस घुस कर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, उपरोक्त सभी। देखिए, कहने का मतलब क्या है? समजात अंग का मतलब दोनों का अंग मिलना चाहिए। हमारा हाथ जिस तरह है उस तरह कुत्ते का अगला हाथ पैर होता है, ये तो सही है भाई। हमारा दांत और हाथी के दांत सेम टू सेम होता है, चलिए, भले उसका लंबा लंबा होता है, छोटा छोटा होता है। आलू और घास की ऊपरी भूस्तरी जो होता है दोनों सेम टू सेम होता है, और तीनों के तीनों सही है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए था आरएनए के, डीएनए प्रोटीन्स व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। डीएनए का, आरएनए का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कहने का मतलब यह हुआ गुणसूत्र डीएनए के सिर्फ बने नहीं होते हैं, डीएनए और आरएनए के भी बने नहीं होते हैं। तो ये दोनों तो होते ही होते हैं, इसके साथ और कुछ होता है। डीएनए होता है, प्रोटीन्स होता है और आरएनए भी होता है। गुणसूत्र जो बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं और इसके साथ में प्रोटीन्स मिला होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वायुमंडल कितने परतों से बटा हुआ है? यानी बोला गया है कि वायुमंडल जो है कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3, 6। तो वायुमंडल जो है कितने परतों में बटा हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक दिशीय में होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? मतलब कौन सा गैस जो है ओजोन परत को छेद करते जा रहा है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या मेथेन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC बोलते हैं। सी से क्लोरो, F से फ्लोरो, R से कार्बन। तो छेद करने वाले गैस यही है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। ओजोन परत को जो दिन प्रतिदिन छिद्र करते जा रहा है, उसका हॉल चौड़ा करते जा रहा है, तो करने वाले कौन है? CFC है। कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, उपापचय में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपापचय यानी उपचयन क्रिया में, उपचयन क्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है? हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का संयोग। सही बात है भाई। उपचयन क्रिया में हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है। जब तीनों सही है ये है तो मेरा आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगर अपचयन बोलता तो अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कोई नहीं। देखिए मान लिया जाए हम लिख दें C2 प्लस O2 एरो CO2 लिख दे ना। देखो जो इस एरो के इस पार है इसका नाम है अभिकारक। क्या नाम इसका है? अभिकारक। जो इस पार है इसका नाम क्या है? उत्पाद। क्या नाम इसका है? उत्पाद। समझिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले बोला, तो भाग कौन लिया भाई अभिक्रिया में? O2 और CO2। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले आप लोग जो है अपना राय भेजिए मुझे। 35 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं इसका राय मेरे पास भेज दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। स्पीड पोस्ट कर दीजिए, है ना। चलिए स्पीड पोस्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा, अच्छा है। चलिए हरे रे रे Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। धीरे धीरे, है ना, आगे बढ़ा में। चलिए देखिए Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो भैया इसमें बताए थे हम, इसका अभी जस्ट कुछ दिन पहले हम क्लास लिए हैं। याद करो चैप्टर 1 में, केमिस्ट्री में चैप्टर 1 लिए हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को वहां से विस्थापित कर देता है। कौन? अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफेद, हरा, लाल, भूरा। फेरस सल्फेट जो होता है उसका रंग क्या होता है? फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन। शल्य चिकित्सा, बोला कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? धोवन, धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर और पेरिस। तो खाने का सोडा। अरे भाई तो कपड़ा धोबा ये का तो खा ही, जब भी तो ई चाहे ई होते, है ना, ई चाहे ई होगा। जिप्सम का प्रयोग नहीं होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी होतौरी नूनू सब। ठीक है, याद कर ली हो। हड्डिया टूटी तो गिरमी ने गड़िया से चल पटांगे सन, गिरमी तो टूटतो हड्डिया तो डटवा जब कर दो प्लास्टर,
मतलब वो प्लास्टर नहीं है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट वो नहीं होता है, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, चलिए चल नंबर 39 में क्या है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। बोला गया है एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन के बारे में बोला गया है, कौन सा कथन सत्य है। या सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या सड़े होगा, सड़े सड़े होगा भाई, यहाँ पर सड़े होगा, सड़े अंडे सी गंध देता है, या सड़े मांस सी गंध देता है। इसका आंसर जो होगा कि एसिटिक अम्ल जो है वो क्या होगा, सिरका सी गंध देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। लगा है कि स्टेनलेस स्टील जब बनता है तो उसका निर्माण होता है तो लोहा में कार्बन को मिलाया जाता है और इसके अलावा और क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, निकेल एवं क्रोमियम, मैग्नीशियम एवं क्रोमियम। तो लोहा और कार्बन तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ निकेल भी मिलता है। क्या मिलता है, निकेल और क्रोमियम को भी मिलाया जाता है। क्या, क्रोमियम, क्रोमियम को भी मिलाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका क्या है, विद्युत लेपन है, शोधन है, मिश्र धातु में परिवर्तन या निस्तापन है। तो सिलिका जो है बउआ वो क्या है, सिलिका जो है वो निस्तापन हो, क्या होगा, ये निस्तापन है। सिलिका क्या है, निस्तापन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिनमें एक धातु हमेशा रहता है। मतलब कि अम्लगम एक मिश्र धातु है, उसमें एक धातु कौन सा होता है, वो अवश्य होता है, वो क्या होता है, पारा होता है। क्या होता है, पारा होता है, अवश्य क्या होगा, पारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केन, एल्केन याद करो, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n-2 होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6, CH3COOH, CH3CHO, CH2Cl3। तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 और चीनी क्या होता है, C12H22O12, है ना, होगा C12H22O। ठीक है, चलिए आगे, Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है। बोला गया Al4 और C3 के जल में मिलाने से क्या बनता है, तो एल्किन बनता है, एथिन बनता है, मेथेन बनता है, एथेन बनता है। तो Al4 प्लस C3 को मिलाने से मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथेन बनेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, अभिक्रियाशील मूलक C+C वाले यौगिक कहलाते हैं। अभिक्रियाशील वाले जो मूलक होते हैं C+C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइल, एल्काइल। तो ये तीर का मतलब ये हो गया, इधर बॉन्ड लगा हुआ, इधर भी बॉन्ड लगा हुआ है ना। तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ये एल्किन होता है। ये क्या होता है, एल्किन होता है, CnH2n, एल्किन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O। देखिए नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीला थोथा अर्थात तुतिया का CuSO4 × 5H2O होता है। क्या होता है, CuSO4 × 5H2O नीला थोथा अर्थात तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए अमोनिया में के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, अमोनियम NH4, है ना। तो क्या NH3। अब बताइए N क्या गो, एगो, H के गो, 3 गो, अर्थात पहले नाम किसका लिया, N का लिया, तो 1:3 होगा, 1:कौन होगा, 3। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चलिए आगे। आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? मेंडलीफ, मोजले, लोथर मेयर, लुइस पास्चल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अभी आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है किसका देन है? तो ये मोजले का दिया हुआ। किसका दिया हुआ है? मोजले का दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज परमाणु साइज होता है। मतलब कि आधुनिक सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो परमाणु साइज क्या होता है, इसका आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए परमाणु का जो साइज होता है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो उसका साइज घटता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज देखें। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।